भाई लाडली बहनों, आज हम बात करेंगे साइंस के ऊपर। और मैं आपके सामने 3 पोजीशंस लेके आऊँगा साइंस को लेकर। ये तीनों पोजीशन प्रीटी मच मासेस में फैली हुई है। 2 पोजीशन जो है वो मेन स्ट्रीम एकेडमिया में है, एकेडमिक पोजीशन है, और ये 2 पोजीशन रैशनल पोजीशन है। इनमें से एक पोजीशन हो सकता है आपको लगे कि डॉगमेटिक है, पर ऐसा नहीं है, वो रैशनल पोजीशन ही है। तीसरी पोजीशन हाउएवर रैशनल नहीं है। तीसरी पोजीशन रिडिक्यूल की पोजीशन है। वो जो तीसरी पोजीशन है वो रिलीजन की तरफ से आ रही है। वो जो तीसरी पोजीशन है वो आ रही है रिलीजियस डॉगमेटिक लोग हैं या जो टेक्स्ट में बिलीव करते हैं अपने बहुत ज़्यादा, वहाँ से आ रही है। आई गेट इट इज़ गेटिंग कन्फ्यूजिंग। आई विल गेट स्टार्टेड यहाँ से। तो साइंसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम साइंसेस को देखते हैं, साइंसेस को लेकर चर्चाएं देखते हैं, या जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंसेस की वजह से जो पॉसिबल हो पाया है, एक बात तो है, भयंकर प्लॉजिबिलिटी है। मैं इस वक्त यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, 500-600 लोग तो बहुत ना करके भी इस वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे। ये प्लॉजिबिलिटी जो साइंस हमें प्रोवाइड करके गया है, ह्यूमन हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी हुआ होगा। तो वी आर लिटरली लिविंग इन एन एज ऑफ मिरेकल्स। अगर आप इस एज को एज ऑफ मिरेकल नहीं कहते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पल के लिए थोड़ा सा दकियानूसी हो जाएंगे। ह्यूम कह के गया है कि अमूमन से इतर जब कोई चीज़ होती है हम उसे ही मिरेकल कहते हैं। मिरेकल मतलब ये नहीं कि आसमान से खुदा आ गया, फरिश्ते आ गए, नहीं। मिरेकल ये है कि जो अमूमन है उससे बिल्कुल इतर चीज़ हो रही है, ये मिरेकल है। आप एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जा रहे ब्लिंक ऑफ आई की तरह, पता भी नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे बैठे हुए पूरे इंडिया तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ। ये पॉसिबल हो पाया साइंस की वजह से। रात में आप पढ़ सकते हो, रात में ट्रैवल कर सकते हो, लाइट आ गई आपके पास। पहले सूर्य आपका इकलौता रोशनी का स्रोत था। तो वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ मिरेकल्स, अ लॉट हैज़ हैपन, और ये सारी चीज़ें साइंसेस की वजह से ही हुई है। ये पहली बात है जहाँ पे हम मान के चल रहे हैं। दूसरा, बहुत सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ह्यूमन बॉडी को लेकर, अर्थ को लेकर, सोलर सिस्टम को लेकर, स्पेस को लेकर, ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं विद कमिंग ऑफ साइंसेस, विद एडवांसमेंट ऑफ साइंसेस। ये हो गई दूसरी चीज़। तो हम यहाँ से ये मान के चल रहे हैं कि साइंसेस जो हैं वो हमें एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जा रही है जिसके ज़रिए हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दोनों के बारे में जान सकते हैं। हम नेचर ऑफ रियलिटी फिगर आउट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्या क्या आता है? फिजिकल फिनोमिना जितने भी हैं, साइकिल चल रही है, लॉज ऑफ मोशन, स्पेसशिप रॉकेट जा रहे हैं, ये सारे हैं फिजिकल फिनोमिना। ये जितने भी फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं जो कि ऑब्जर्वेबल हैं, हम इन सभी को जान सकते हैं थ्रू साइंसेस। इसके अलावा हम अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना को भी जान सकते हैं। अब यहाँ पे अनऑब्जर्वेबल का मतलब सिंपली इतना ही है कि हम उन्हें इतनी आसानी से परसीव नहीं कर सकते। बेहद आसान शब्दों में कहूँ, नेकेड आई से नहीं परसीव कर सकते। तो अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट जो हैं हम उन्हें भी जान सकते हैं। अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्वांटम रिल्म आता है, क्वार्क्स आते हैं, ग्रेविटी आती है, वेव फील्ड्स आती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट है यूनिवर्स के। पहली पोजीशन जो है वो है साइंटिफिक रियलिस्ट की पोजीशन। ये साइंस की सत्ता में मानते हैं कि ये सत्ता असल है और इसके ज़रिए हम रियलिटी को एज इट इज़ समझ सकते हैं। साइंस वो टूल है जिसके ज़रिए हम इस संसार को फिगर आउट कर लेंगे। हम ये दुनिया क्या है, इसके अलग अलग पहलू क्या है, इनको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये प्रिटी मच सबसे डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक खूबसूरती ये भी है कि आप समाज में रैशनल कहलाएंगे। अगर साइंस के किसी भी एडवोकेट व्यक्ति के साथ आप उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको रैशनल ही माना जाएगा। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम इर्रैशनल हो, तुम दकियानूसी हो, तुम बेवकूफ़ आदमी हो या तुम रूढ़िवादी हो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस पोजीशन का। इस पोजीशन की प्लॉजिबिलिटी भी है। जितने भी साइंस के डोमेन में काम करने वाले हैं वो इसमें मान के चलते हैं। 20th सेंचुरी में जब साइंसेस का एडवांसमेंट होना शुरू हुआ और जब साइंसेस की वजह से नए नए मिरेकल्स आए दिन फट रहे थे, तो ह्यूमैनिटीज़ के अलग अलग डोमेन्स ने भी अपनी पोजीशन को रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू साइंसेस। तो साइंसेस का असर बहुत ज़्यादा रहा है। और आज भी फिलोसफी डिपार्टमेंट में भी फिली पेपर्स ने एक सर्वे कराया था, वहाँ पे पता चला कि 75 या 85% लोग जो है वो साइंटिफिक रियलिस्ट ही हैं। वो साइंस को इसी तरह से देखते कि यस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल टूल्स हमारे पास जो हैं, और वी थिंक कि वी कैन फिगर आउट द नेचर ऑफ रियलिटी। साइंस के ज़रिए आप ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना जो हैं उनको एज इट इज़ जान सकते हैं। यूनिवर्स को एज इट इज़ आप कैप्चर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस। तो पहली पोजीशन हमारे पास आती है साइंटिफिक रियलिस्ट की।
इसके बाद दूसरी पोजीशन आती है, वो आती है साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट की। सो अब ये पोजीशन जो पहली थी वो काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम थी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट थी। इस डोमिनेंट पोजीशन की वजह से हुआ ये कि साइंस रियलिज्म से ज़्यादा साइंटिज्म की तरफ बढ़ गया। साइंस एक रिलीजन की तरह फिगर आउट होने लगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो साइंस को एक रिलीजन की तरह ही प्रोजेक्ट करते हैं। वो साइंस की सत्ता में इस तरह से मानते हैं जैसे ये कोई ईश्वरीय सत्ता है, बिना ईश्वर वर्ड उसके साथ लगाए। तो साइंटिफिक रियलिज्म धीरे धीरे साइंटिज्म की तरफ चला गया। एक डॉगमेटिक अप्रोच हो गया साइंसेस को लेकर। इसके काउंटर में, नॉट एग्जैक्टली हिस्टोरिकली इसी तरह से काउंटर में, बट एक और पोजीशन फिर निकल के है साइंटिफिक एंटी रियलिज्म। तो इसका ये कहना था कि साइंस हमें एग्जैक्टली ये नहीं प्रोवाइड कर रही है कि यूनिवर्स ऐसा है, ना ही ऑब्जर्वेबल ना ही अनऑब्जर्वेबल। पहली चीज हमें साइंस ये प्रोवाइड कर रही है कि भैया जो यूनिवर्स है हम उसका बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। तो कुछ कंपीटिंग थ्योरीज हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं और वहां से हमें बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मिलता है। बहुत सारी कंपीटिंग थ्योरीज चल रही हैं। इन कंपीटिंग थ्योरीज में जो सबसे प्लॉजिबल थ्योरी निकल के आएगी उसके जरिए हम जान पाएंगे, हम डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। अब यहाँ पे भी एक फर्दर पेज है। एक है ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, दो कार चल रही हैं, साइकिल का चलना, या ये मेरा तुम्हारा इंटरैक्शन, दो लोगों का आपस में लड़ाई करना, ये सारे ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है। एक ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है, इसका डिस्क्रिप्शन देने का तरीका है साइंस का, और एक अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना है साइंस का डिस्क्रिप्शन देने का। तो अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना जैसे ग्रेविटी हो गई, इनको लेकर एग्नोस्टिसिज्म एंटी रियलिज्म रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग एग्नोस्टिसिज्म रखते हैं कि वी आर नॉट श्योर और ना ही हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ये सही चीज़ बता रहे हैं या नहीं। ये जो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है, इसको लेकर ये बात कही जाती है कि हमारे पास पर्टिकुलर तरह के एविडेंसेस हैं। अब वो जो एविडेंसेस हैं उनके ज़रिए हम थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो जो थ्योरी है वो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देती है। दैट्स इट। एम्पेरिकल एडिक्वेसी यहाँ पे एक चीज़ आती है। साइंस एम्पेरिकल एडिक्वेसी की तरफ फोकस करती है। साइंस इस चीज़ पे फोकस करती ही नहीं है कि मुझे संसार को फिगर आउट करना है। साइंस इस चीज़ पे फोकस करती ही नहीं है कि मुझे रियलिटी समझनी है, कैप्चर करनी है। साइंस या साइंटिफिक थ्योरी, गुड साइंस या गुड साइंटिफिक थ्योरी एम्पेरिकल एडिक्वेसी पे फोकस करती है कि मैं सबसे अच्छे तरीके से एम्पेरिकली अपनी थ्योरी को जस्टिफाई कर सकूं। तो क्या ये नेचर ऑफ रियलिटी हमें दे रहा है? वी कैन क्वेश्चन दैट। एम्पेरिकल एडिक्वेसी का मतलब ये नहीं है कि ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी या नेचर ऑफ रियलिटी हमारे सामने रख रहा हो। इसलिए साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट ये कहते हैं कि साइंस हमारे पास में भी एक बहुत ही बेहतरीन टूल की तरह है, एक बहुत ही अच्छे सेल्फ करेक्टिंग मेथड की तरह है। एंड बिलीव मी, फिलोसोफर्स भी चाहते हैं कि इस तरह की मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जैसी कोई मेथोडोलॉजी फिलोसफी के पास आ जाए, इतनी रिगरस, सारे डोमेन चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे फिलोसोफर्स ऐसे हैं जो साइंस के साथ उस तरह से नहीं चलते जिस तरह साइंटिफिक रियलिस्ट चलते हैं। तो हमारे पास दो थ्योरीज आ गई, कंपीटिंग थ्योरीज। एक है साइंटिफिक रियलिस्ट और एक है साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट। दोनों एकेडमिकली, दोनों रैशनल पोजीशन है। ये दोनों की दोनों डॉगमेटिज्म से निकली नहीं है बल्कि रिफ्लेक्शन से निकली हुई हैं। तीसरी पोजीशन अब हमारे पास आती है जो कि समाज, जगत और आवाम में बहुत ही ज़्यादा वायरल है। तीसरी थ्योरी है साइंटिफिक डिनायलिज्म की। ये कोई थ्योरी नहीं है, ना ही ये कोई पर्टिकुलर स्टैंस है, पर इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एंटी रियलिस्ट पोजीशन से लोगों को ये लगने लगता है कि हम भी साइंस की सत्ता को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एंटी रियलिस्ट पोजीशन के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उलूल जुलूल अलबेले आर्ग्यूमेंट बना के साइंस को क्वेश्चन किया जाता है। एंटी रियलिस्ट साइंस को क्वेश्चन नहीं करते, पर साइंस किस हद तक हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है इस पे सवाल करते हैं। इसको लेकर जरा स्केप्टिक है। लेकिन डिनायलिस्ट लोग जो हैं, जो कि स्पेसिफिकली रिलीजियस स्ट्रक्चर से आते हैं, वो इसको डिनाई कर देते हैं। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका में पूरा का पूरा मूवमेंट उठा वैक्सीनेशन के अगेंस्ट जाने का। कोई थ्योरी नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास एम्पेरिकल स्टडी नहीं है, एविडेंस नहीं है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज्म होता है। लेकिन ये बात प्रोपगेट हो गई अमेरिकन मासेस में। सिमिलरली अमेरिका में एंटी वैक्सीन मूवमेंट भी चला। मैं यहाँ पे अमेरिका का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ या फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे वाकई पैसा पंप किया गया है रैशनल और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए। कार्ल सेगन और इन सभी साइंस कम्युनिकेटर्स के ज़रिए
पैसा पंप करके बच्चों को, बुड्ढों को, जवानों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि साइंटिफिक टेम्पर रखना क्यों अच्छा है, साइंटिफिक टेम्पर रखना किस तरह से फायदेमंद है। तो ये अमेरिका उतना डॉगमेटिक था जितना कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पर यहाँ पे उतना पैसा खर्च किया गया कि यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर आ सके। पर क्या कंट्री में साइंटिफिक टेम्पर आया? नहीं। उल्टा मजे की बात यह है कि साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट की थ्योरीज जो है उनकी थोड़ी बहुत चूरन जैसी बातें लेके ये उसको डिनायलिज्म की तरफ लेके चले जाएंगे। तो जैसे बहुत ही सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है कि भाई आपकी जितनी भी कंपीटिंग थ्योरीज हैं जो इतने वक्त से चलती आई हैं, आप हर 100 साल में तो चेंज कर लेते हो। ग्रेविटी की आपकी अंडरस्टैंडिंग न्यूटन के टाइम पे कुछ और थी, उसके बाद कुछ और हो गई। पोस्ट आइंस्टाइन वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो हम आपकी बात पे क्यों माने? अभी 50 साल बाद आप कुछ और कह दोगे। हमारे पास एक किताब है, किताब में लिखी है सारी बातें और एकदम ठीक बात है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, पर हम किताब में मानना है। तो इस तरह से साइंटिफिक डिनायलिस्ट लोग जो है वो साइंटिफिक पोजीशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस को एक टूल की तरह रीपैकेज करते हैं डिनाई करने के लिए। और इस वजह से ये जो तीसरी पोजीशन है वो कंप्लीटली इरेशनल हो जाती है। यू डोंट हैव टू डिनाई, यू हैव टू इंगेज। पहली चीज मैंने जब साइंटिफिक एंटी रियलिज्म के अराउंड लिटरेचर पढ़ा, मुझे तभी ये समझ में आ गया कि हमारे यहाँ के बहुत से रिलीजियस लोग हैं अलग अलग धर्मों में जो साइंस की प्रोग्रेस और साइंस के आर्ग्यूमेंट से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हैं। द मोमेंट आप एंटी रियलिज्म की पोजीशन को पुश फॉरवर्ड करने लगेंगे, वो उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। एंटी रियलिज्म खुद में एक रैशनल स्टैंस है, पर डिनायलिज्म नहीं है। हमारे यहाँ चाहे आर्य समाजी हो या मुसलमान हो, इवोल्यूशन में आज भी नहीं मानते हैं, एवोल्यूशन को आज भी खंडित करते हैं। अगर आप उनके सामने पेश करेंगे एंटी रियलिज्म के आर्गुमेंट, तो वो इवोल्यूशन को भले ना डिनाई कर पाए, पर वो साइंस को डिनाई करना सीख जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई डोंट पुट फॉरवर्ड एंटी रियलिस्ट क्लेम उस तरह से मासेस में, पब्लिक में, अबाउट एंटी रियलिज्म। पर एंटी रियलिस्ट होना एक रैशनल पोजीशन है, रियलिस्ट होना एक रैशनल पोजीशन है। डिनायल करना साइंस को एक प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है। साइंस को भगवान की तरह ट्रीट करना, साइंटिज्म के साथ चलना, वो अगेन प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है। साइंस की मेथोडोलॉजी, साइंस के टूल्स और साइंस का जो सेल्फ करेक्टिंग नेचर है, इट्स अ ब्लेसिंग। बट साइंस को सबसे बड़ी सत्ता मान लेना अगेन प्रॉब्लम हो जाती है। सिमिलरली साइंस की सत्ता को कंप्लीटली डिनाई कर देना अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्पेक्ट्रम है, एक साइंटिज्म का, एक डिनायलिज्म का। इन दोनों के बीच में कहीं पे रैशनल पोजिशंस है जिनके साथ हमें, आपको और समाज को आगे बढ़ना है। वाह, कितनी अच्छी बातें करता हूँ मैं।